नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आजादी का अमृतकाल और संविधान लागू होने के 75 वर्षों का जश्न मना चुका भारत अब फिर से हथकड़ियों और जंजीरों की चिंता करने को मजबूर हो गया है। और ये मजबूरी आई है देश के कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब बात ये भी, यानी अभी तक तो यही होता आया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो यानी अब यह भी मुमकिन हो गई है बात कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों और पैरों में जंजीरें बांधकर भेजा गया है। आज जब संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो उसे उम्मीद थी कि मोदी इस पर कुछ तो अफसोस दिखाएंगे, लेकिन मोदी ने अमेरिका की हथकड़ियों की बात पर आपातकाल में नेताओं को लगी हथकड़ियों की बात कर दी। इतना अवसरवादी प्रधानमंत्री देश ने शायद ही पहले कभी देखा होगा, जो देश के अपमान के मौके पर भी विरोधी पार्टी से हिसाब किताब पूरा करने में लगा रहे। आप जानते हैं कि अमेरिका का सैन्य विमान कल 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। अमेरिका का सैन्य विमान हमारे देश की धरती पर आकर चला गया और सरकार ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। मोदी ने एक टिप्पणी नहीं की। इन भारतीयों को कागज पूरे न होने के कारण खूंखार अपराधियों की तरह हाथ पांव बांधकर वापस भेज दिया गया। और आज जब संसद में इस पर चर्चा की मांग की गई तो पहले तो सदन बाधित हुए, सांसदों को सदन के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा और बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छोटा सा बयान पेश कर दिया। लेकिन उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीय नागरिकों से बदसलूकी की है, हमारे देश का अपमान किया है, उस पर मोदी सरकार ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है और एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो चूंकि किसी और का है इसलिए उस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है यह जरा आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी इस ट्वीट में लिख रहे हैं और एक अमेरिका से आए हुए हरविंदर सिंह के हवाले से, जिसका उस वीडियो में जिक्र है, लिख रहे हैं। हरविंदर सिंह ने कहा है कि 40 घंटों तक हमें हथकड़ी पहनाई गई, हमारे पैर जंजीरों से बांध दिए गए और हमें अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने की इजाजत नहीं दी गई। यह नर्क से भी बदतर था। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, इस आदमी का दर्द सुनिए। भारतीय सम्मान और मानवता के पात्र हैं, यही न्याय दो, जंजीर नहीं। ये तमाम, ये प्रियंका गांधी के हाथ में है ये तख्ती। ह्यूमन इंडियंस इंसल्टेड इंडिया, इंडिया दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी इंडियंस इंसल्टेड, इंडिया वोंट स्टे साइलेंट। ये सारी तस्वीरें अलग अलग यहां देखिए। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तस्वीर भी है जो आप देख रहे हैं। और ये सब बाहर की तस्वीर, सदन के बाहर की, लेकिन संसद परिसर की। इसी मसले पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अभी तो खूब चर्चा होगी। ऐसे भी परसों रिजल्ट आना है और उस रिजल्ट में जो कुछ होगा, दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज ये बहुत गंभीर मसला है दोस्तों, इस पर बात होनी चाहिए। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। जिस तरह से अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई, इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया, 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग,
पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। तो पूरे देश का अपमान हुआ है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। वहीं कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। शक्ति सिंह गोहिल भी इसी मसले पर अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए। आज हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जब सरकार की ओर से विदेश मंत्री जवाब देंगे तो अमेरिका को एक करारा जवाब मिलेगा। दुख इस बात का है कि आज हमारे साथियों ने, विपक्ष ने कुछ अहम बातें उठाई। ये जो अमेरिका में थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे। इल्लीगल है या नहीं उसकी कोई अपील हमने तो सुनी नहीं। इनको पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी डाल के आतंकवादियों की तरह से क्यों लाया गया, इसका जवाब आज विदेश मंत्री ने नहीं दिया। अगर आने वालों में 33 मेरे गुजराती भाई हैं, हमने सवाल उठाया था कि मां भौम को छोड़ के कोई क्यों विदेश जाएगा। मॉडल स्टेट है आपका गुजरात, गुजरात में रोजगार नहीं देते हो आप, युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहां जाते हैं, इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे जैसे ट्रंप के स्पोक्सपर्सन हो, वो इलीगल थे, जोखिम था। अरे भैया क्यों उसको हथकड़ी पहनाई? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि कोलंबिया जैसा छोटा देश आंख दिखाई उसने, तो भारत ने क्यों अपना हवाई जहाज नहीं भेजा? हमारा हवाई जहाज जाता, सम्मान के साथ लेके आते। एक भारत माँ का अपमान है, इसका कोई जवाब नहीं। जो वहां रहे थे उन्होंने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति बनाई है, हमारा सवाल था कि बताइए उस संपत्ति को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? कोई जवाब नहीं। चुनावी भाषण में तो 56 का सीना लाल आंख कर दूंगा, सबको झुका दूंगा, और जब मेरे भारत के वासियों का ऐसा अपमान हुआ तो ये सरकार जैसे तलवे चाट रही हो अमेरिका ऐसे जवाब दिया। तब पूरे ऑपोजिशन ने, इंडिया ग्रुप ने हाउस से वॉकआउट करके मां भारतीय के सम्मान के लिए एक संदेश दिया है। तो सुन रहे थे आप, यहां शक्ति सिंह गोहिल अपनी बात रख रहे थे। पता नहीं वापस लौटे लोगों के दर्द मोदी तक पहुंच रहे हैं या नहीं दोस्तों, क्योंकि मोदी जब भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब देने आए तो उन्होंने भी, जब अभी इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी बातें होती रही हैं जिस पर वो जवाब नहीं दिए, और आज भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दी। उन्होंने भी आज हथकड़ियों और जंजीरों का जिक्र किया, लेकिन मोदी कल वापस आए भारतीयों की बात नहीं की। मोदी आपातकाल की बात कर रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ियां लगाई गई थी इसकी बात कर रहे थे। मोदी ने लोकसभा में जब भाषण दिया था तब भी उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा था, आपको याद होगा। और आज राज्यसभा में भी यही अनुमान था कि मोदी कोई मतलब की बात नहीं करेंगे, केवल गांधी नेहरू परिवार से अपनी नफरत का इजहार करेंगे, और ऐसा ही हुआ। मोदी के लंबे भाषण का बड़ा हिस्सा नेहरू, इंदिरा और कांग्रेस पर रहा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का शासन नहीं रहा तो देश में चैन की सांस चल रही है अभी, यानी कि देश के लोग अभी जब कांग्रेस का शासन नहीं है तो लोग चैन से सांस ले पा रहे हैं। हालांकि मोदी से पूछा जाना चाहिए कि कल जो 104 लोग लौटे हैं और अभी जो 18,000 और अमेरिका से वापस आएंगे वो किस तरह चैन की सांस ले रहे होंगे। मोदी ने यह भी कहा है आज की कांग्रेस की राजनीति का मंत्र हमेशा दूसरे की लकीर छोटी करनी रहा है। इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसे अस्थिर कर दिया। यह सब नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे। उन्होंने जो ये रास्ता चुना है उसके चलते लोकसभा चुनाव के बाद उनके साथ जो थे वो भी भाग रहे हैं। ये सारी बातें यहां कह रहे थे। जाहिर है नरेंद्र मोदी का इशारा दिल्ली चुनाव और आम आदमी पार्टी पर था, लेकिन शायद उन्होंने आज की एक तस्वीर नहीं देखी जिसमें खड़गे राहुल गांधी और अखिलेश के कंधों पर हाथ रखकर खड़े हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख लीजिए, ये तस्वीर पहले भी दिखा रहा था। इस तस्वीर में ये देखिए तस्वीर, इस तस्वीर से जाहिर है कि इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति पर चल रहा है और मोदी की मनमानी का पुरजोर विरोध कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर एक बड़ा बयान दिया है। जरा चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बात कर लें, इसलिए क्योंकि अभी रिजल्ट आना है और उससे पहले जो कुछ दिख रहा है, चुनाव का रिजल्ट आखिर क्यों संदेह के घेरे में चला जाता है।
ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव को सुनिए। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसपे, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। सर, यूएस से जो इंडियन इमिग्रेंट्स वापस आए उसको क्या कहेंगे देखिए, बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। तो चुनाव आयोग से लेकर ये जो भारत आए हैं 104 लोग अमेरिका से बंदी बनाकर जंजीरों में जकड़ के, और इस बारे में भी यहां अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे थे। विपक्षी दल कुछ एक मुद्दों पर अलग राय रख सकते हैं, लेकिन इस मामले में सबकी सोच एक जैसी ही है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को मटिया मेट कर रही है और अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान को भी दांव पर लगा चुकी है। जहां तक सवाल कांग्रेस काल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है उसका है, तो मोदी को इतना तो पता होगा ही कि कांग्रेस ने 2013 में अपनी एक राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के अपमान का जवाब किस तरह से दिया था। अगर याद नहीं हो तो जरूर याद करना चाहिए उन लोगों को जो मोदी की भक्ति में लीन हैं। अगर मोदी कांग्रेस से लंबी लकीर खींचना चाहते हैं तो पहले अमेरिका को जवाब दें, उसे खरी खरी सुनाकर बताएं, या फिर मान लें कि उनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन चलिए, नरेंद्र मोदी की एक बाइट तो सुनाना यहां बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि आज 90 मिनट का भाषण, यानी 1.5 घंटे का भाषण, और इस 1.5 घंटे के कार्यक्रम में अगर आपको 1.5 मिनट न सुनाऊं तो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग कहेंगे कि आपने कुछ बेईमानी कर ली। ऐसे भी मीडिया के लोग आजकल कितनी बेईमानी कर रहे हैं आप जान ही रहे हैं। तो हम बेईमान नहीं हैं, जरा अपनी ईमानदारी को यहां आपके सामने रखते हैं और थोड़ा सा दिल थाम के सुन लिया कीजिए। क्या करेंगे, मैं जानता हूं हमारे मैक्सिमम साथी नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनना पसंद नहीं करते हैं, खुले तौर पे मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री हैं वो और क्या कहते हैं सुनना चाहिए। सुन लीजिए जरा नरेंद्र मोदी के इस भाषण को जो राज्यसभा में वो दे रहे थे, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भी भर रहा है। कांग्रेस के लाइसेंस राज और उसकी कुनीतियों से बाहर निकलकर हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमने पीएलआई स्कीम शुरू की, एफडीआई से जुड़े रिफॉर्म्स किए। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन वाला देश बना है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में बनी है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत की पहचान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बनी है। 10 साल में हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। 10 साल में 10 गुना बढ़ा है। तो सुन रहे थे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुणगान, लेकिन गुणगान के साथ साथ कांग्रेस को सामने, बिना कांग्रेस के उनका भाषण पूरा होता नहीं है। नेहरू गांधी परिवार, नेहरू जी ने किसको गिरफ्तार करवाया, कांग्रेस पार्टी ने किसको आकाशवाणी पर बोलने या गाना गाने नहीं दिया, ये सब कुछ आज कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज इंटरटेनमेंट चैनल हम देख रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी पिछली किताब को निकालने की कोशिश
लेकिन आसंदी पर विराजमान जगदीप धनखड़ साहब, जो सभापति भी हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऑथेंटिकेट कीजिए प्रधानमंत्री जी जो आप कह रहे हैं। कहना चाहिए था। खैर, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जयराम रमेश, उन्होंने क्या कुछ कहा? राज्यसभा में सांसद भी हैं, जरा सुन लीजिए जयराम रमेश को। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया आज जो है क्या क्या कहेंगे? 90 मिनट का भाषण था और वही प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना और प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनाम योजना, इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। तो और क्या कहना है इनके बारे में? कुछ ये चुनावी भाषण था, ये जनसभा को जो संबोधित कर रहे थे, जो बोलते हैं ऐसे ही बोलते रहे। पर ये सदन की गरिमा, प्रधानमंत्री जब सरासर प्रधानमंत्री माने बाहर कह सकता हूं, अंदर कहना क्योंकि झूठ असंसदीय शब्द माना जाता है, पर मैं कहूं कि आज 90 मिनट प्रधानमंत्री झूठ की गंगा बहाते रहे। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 90 मिनट तक झूठ की गंगा बहाते रहे और कल गंगा में डुबकी पूरी नहीं लगा पाए। खैर, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आखिर प्रधानमंत्री उन लोगों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं और देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ किया गया वो नियम कायदे के हिसाब से किया गया। मैं बात तो उनकी कर रहा हूं जो 104 लोग वापस आए हैं भारत और 40 घंटे का सफर तय करके, 40 घंटे का सफर और जंजीरों में जकड़े हुए। ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज है, आखिर ऐसा क्यों? और भारत ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन सवालों के बीच समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। क्या भाजपा नई मुसीबत में है? समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी पहले से। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। प्रधानमंत्री के भाषण को बड़ा गौर से ध्यान से सुन रहे थे अंदर बैठे बैठे आप। चल क्या रहा था वहां पे और विपक्ष में क्या चल रहा था उस वक्त? बाहर निकल के क्या कुछ हुआ? आपके जरिए सब कुछ समझ लेते हैं हम लोग। जरा आप बताइए, आप चूंकि मौजूद थे वहां। देखिए राजीव जी, आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने आए तो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है अमेरिका से बड़े अमानवीय तरीके से, अपमानजनक तरीके से हमारे जो भारतीयों को पहुंचाया गया है उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। और कांग्रेस पे जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाना शुरू किए, नेहरू पे जिस तरह के आरोप लगाना उन्होंने शुरू किए, उसको देख के पूरा सदन ये सोच रहा था कि आज का जो मुख्य विषय था वह था कि अमेरिका किस तरह ऐसी हिम्मत कर सकता है कि हाथों में हथकड़ी लगाए, पांवों में जंजीरें बांधे, 40 घंटे का सफर, और जो आए हैं वो कह रहे थे कि 1 इंच भी हमें सरकने की इजाजत नहीं थी। हम टॉयलेट के लिए जा रहे थे तो घिसटते हुए जाना पड़ रहा था हमको वहां से। हमें वहां पे ये नहीं बताया गया कि हमें भारत पहुंचाया जा रहा है, हमें कहा गया कि आपको जरा पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री से पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में विपक्ष की भारी मांग के बाद इस पे बोला, तो क्या बोला उन्होंने? वो अमेरिका के इस कार्रवाई को जस्टिफाई करते रहे पूरे समय जी। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ये इसलिए किया है, इसलिए किया है, इसलिए किया है। और विपक्ष ने इस पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए, पूरे विपक्ष ने। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और लोकसभा में पूरा विपक्ष वेल के अंदर आ गया। लेकिन जयशंकर जो है एक भी सदस्य को संतुष्ट नहीं कर पाए, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। वहां सबने कहा इस बात को कि आप ये बताइए कि पहले आते रहे, कभी हथकड़ी के साथ आए, कभी पांवों में बेड़ियों के साथ आए, ऐसा क्यों हुआ? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और प्रधानमंत्री ने वो इमरजेंसी को लेके आ गए।
लेकिन वो ये भूल गए कि इस इमरजेंसी में जो इनका मातृ संगठन है बाला साहब देवरस, उन्होंने इसका समर्थन किया था। अब ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी को कौन बताएगा कि देवरस ने इस इमरजेंसी का समर्थन किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था और इमरजेंसी लगने के बाद 15 अगस्त 1975 को जो इंदिरा गांधी का लाल किले पर भाषण था उसकी उन्होंने प्रशंसा की थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके चुनाव को, रायबरेली वाले को जो सही ठहराया है, बहुत अच्छा किया, हम उसका अभिनंदन करते हैं। जेपी आंदोलन से हमारा कोई संबंध नहीं है। आज वो जयप्रकाश नारायण की और जॉर्ज फर्नांडिस की बात कर रहे थे, उन्होंने तो अपना संबंध ही विच्छेद कर दिया था जी। तो प्रधानमंत्री जी जो है आज पूरे संदर्भों से कटके, जो तात्कालिक मुद्दे थे उनसे कटके, नेहरू जी के टाइम में क्या हुआ, इससे पहले आपने सही कहा कि लोकसभा हो या राज्यसभा, हर बार जो चेयरपर्सन होते हैं वो कहते हैं कि ऑथेंटिक करो, सत्यापित करो, जो सदन में नहीं है उनका नाम आप नहीं ले सकते। नेहरू जी का आप नाम ले रहे हो, मजरू सुल्तानपुरी का आप नाम ले रहे हो, किशोर कुमार का आप नाम ले रहे हो, देवानंद का आप नाम ले रहे हो, ये सदन में थे। चेयर ने नहीं कहा कि आप कैसे नाम ले रहे हो इन लोगों का, कहां है देवानंद, कहां है किशोर कुमार। और सबसे बड़ी बात कि इसी इमरजेंसी का जिसका वो इतना जिक्र करते हैं, आरएसएस ने बाला साहब देवरस जो उसके सर संघ चालक थे, उन्होंने इसका समर्थन किया जी। आप आज इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो इस मामले में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा कि सारा सदन बड़ा दुखी था इस बात को लेके कि हमारे लोगों को किस तरह से निकाला गया और सरकार को इससे कोई कंसर्न नहीं है। उल्टे सरकार के जो विदेश मंत्री है वो इस बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वक्तव्य हमारे पास है पूरा का पूरा जो उन्होंने दिया था वहां पे, और ये आंकड़े हैं जो आपको दिख रहे होंगे। तो बताया इतने 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 निकाले गए। अरे भाई निकाले गए तो आप ये तो बताओ कि उनका गुनाह क्या था। क्या किसी को हथकड़ी बांध के लाया गया, क्या किसी को बेड़िया पहना के लाया गया? लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला और विपक्ष की तरफ से सारे के सारे लोगों ने, चाहे वो संजय सिंह जिनको आप दिखा रहे थे वो हो राज्यसभा में, रामगोपाल यादव हो, संजय राउत हो, जॉन बिट्रास हो, सीपीआईएम के, सबने बहुत जबरदस्त हमले किए सरकार के ऊपर और उन्होंने कहा कि ट्रंप आपके मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड हैं, आप वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आदरणीय मोदी जी, लेकिन क्या वहां जाके आप बात करेंगे ट्रंप से इस बारे में? जयशंकर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि भाई अगर आप वहां जा रहे हो तो इसमें कम से कम बात तो करो कि ऐसा क्यों करा। कोलंबिया एक छोटा सा देश है जी, उसने मना कर दिया अमेरिका से कि नहीं आपका जहाज हम नहीं उतरने देंगे, हम अपना जहाज पहुंचाएंगे और उससे लाएंगे। और राजीव जी एक बात आपको बता दें, हम में से कई पत्रकारों को ये मौका मिला होगा, ये जो मालवाहक जहाज होते हैं, हम भी इसमें बहुत बैठे हैं, ये मालवाहक जहाज आम तौर पे जब कहीं बाढ़ आती है या कोई विपदा आती है तो उसमें राहत सामग्री ऊपर से फेंकने के लिए काम में लाए जाते हैं। बिल्कुल। इनकी जो सीटें आपने फोटो में देखे होंगे, सीधे सीधे लोहे की बेंचें होती हैं, ये जैसे मेट्रो में होती है, लाइन से लगी हुई बेंचें होती है। इसमें बैठना सुविधाजनक नहीं होता। ये घंटे 2 घंटे की यात्रा होती है कि कहीं से इन्होंने उड़ान भरी, हम लोगों को ले जाते हैं ये, और राहत सामग्री बाढ़ग्रस्त इलाके में या कहीं कोई खराब स्थिति है वहां पे ऊपर से सेना गिराती है उसके लिए जी, सैनिक ये विमान इतने लंबे, हाँ इतने मालवाहक विमान है, बेसिकली मालवाहक विमान है, माल ढोने के काम में आता है ये। इस सेना के पास होता है, ट्रक की तरह होता है, ट्रक नुमा चीज है ये। तो इसमें इतना लंबा सफर जो है हमारे भारतीयों को कराया गया, और कारण क्या है इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। और आप देखिए कि सारी भक्त मंडली को, सारी गोदी मीडिया को पीछे लगा दिया। भक्त मंडली तो ठीक है, गोदी मीडिया कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, ये वहां गए क्यों थे? मतलब जैसे किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, मवाली हैं, ऐसे इन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में गए थे, रोजगार आपने नहीं दिया, उनके लिए इतने बुरे शब्द बोले जा रहे हैं कि ठीक हुआ अमेरिका तुम्हें जेलों में चढ़ा देता। ये एक बड़े एंकर का भी हम पढ़ रहे थे जी, तो अच्छा होता वहां पे पहुंचा दिया उसने। आप क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के नागरिक हैं ये,
कोई अपराधी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। रोजगार कागज का ही मामला है ना, खाली मामला क्या है सब मिला जुला के कि कागज में कुछ गड़बड़ियां है। और आपने जो बताया अभी देवयानी का, वो भी एक कागज का ही मामला था। बिल्कुल, उनकी एक मेड के घरेलू सहायिका के, उसको लेके अमेरिका ने ये किया था। और जॉन केरी हमें अच्छी तरह याद है, विदेश मंत्री थे उस टाइम, और हमारे एनएसए थे शिवशंकर मेनन, उनसे माफी मांगी थी जॉन केरी ने, और ये कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मनमोहन सिंह सरकार इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगी। और शिवशंकर मेनन ने कहा था क्यों नहीं देंगे, हमारे आप आदमी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो हम देंगे। और इंदिरा गांधी को आप भूल गए, इन्हीं इंदिरा गांधी ने, निक्सन वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ऐसा करारा जवाब दिया था उन्हें कि तुम 7वां नहीं 8वां बेड़ा ही पहुंचा दो, अब बांग्लादेश आजाद होकर रहेगा। 1 लाख पाकिस्तान के सैनिकों को उन्होंने समर्पण करा दिया। निक्सन ने कहा था कि ऐसा मत करिए, बहुत खराब मैसेज जाएगा। तो ये जो है, आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी भी हमारे ऐसे ही जवाब देंगे अमेरिका को, जयशंकर भी ऐसे ही जवाब देंगे। जयशंकर से लोगों को ज्यादा उम्मीद थी कि विदेश सेवा के रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, वो इन बातों को समझेंगे। लेकिन अफसोस, बीजेपी के साथ जाने के बाद जयशंकर भी वैसे ही हो गए, और उन्होंने भी उसी तरह जवाब दिए जैसे अमेरिका की प्रशंसा बाकी लोग करते हैं, ऐसे वो अमेरिका की प्रशंसा करते रहे। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ 104 भारतीय जो हैं वो वापस आए, और वापस आए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस ढंग से लाए गए इस पर सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स नाम का, मानवाधिकार नाम की कोई चीज है, और पूरी दुनिया में है, इवन यूनाइटेड नेशन, उसमें भी इसको लेकर बहुत कुछ किया जाता है। इसके लिए अलग से विंग है, पूरी दुनिया इसका पालन करती है। एनएचआरसी क्या है अपने यहां, लेकिन ये सब, और उसके बाद भारत सरकार अगर कहे कि जो हो रहा है वो ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे? पासपोर्ट बहुत मजबूत बताते थे ना पहले, कितना मजबूत है वो तो दिखाई देता है। विश्व गुरु की बात होती थी। लेकिन आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, क्या प्रतिक्रिया आपकी है, क्या विश्लेषण आप करेंगे इस पे? एक बहुत ही दुखद पहलू, एक तरफ जब हथकड़ियों की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी अपने भाषण में उस जमाने को लेके आते हैं जहां नेहरू और इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, उस जमाने को लेके चले आते हैं, लेकिन अपने जमाने में क्या कुछ चल रहा है इसकी बात नहीं करते हैं। किस दिशा में जा रहा है यह देश, कई बार सोचकर बहुत तकलीफ होती है, इसलिए बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, किस दिशा में जा रहा है आखिर, कैसे? कल को अगर, और उसमें भी 40 घंटे का सफर है, शकील जी बता रहे हैं ना, 2-3 घंटे के लिए, और उसमें भी मालवाहक के रूप में यूज किया जाता है ऐसे जहाजों को। 40 घंटे का सफर, पैरों में, कमर में, हाथ में जंजीरें बंधी हुई, हथकड़ियां। प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में हिंदू ग्रोथ रेट पर भी कुछ बात कही, और उन्होंने कहा कि दुनिया, हम जब कम गति से विकास कर रहे थे गांधी परिवार के अकर्मण्यता के कारण, तो दुनिया हिंदू ग्रोथ रेट बोल करके हमारा अपमान कर रही थी, और इस टोन में उन्होंने बात रखी। अब इस देश का जो भी पढ़ा लिखा वर्ग होगा वो माथा पीट रहा होगा। हिंदू ग्रोथ रेट किसने नाम दिया? ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था, और वो उसका एक मतलब था, उसका एक उद्देश्य था, और ये इसको इन्होंने हिंदुस्तानियों को, भारत की जनता को दुनिया के हाथों दुत्कारा जाना, अपमानित किया जाना, और इसका ठिकरा गांधी परिवार पर उन्होंने छोड़ दिया। अब देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदू ग्रोथ रेट को अगर यही समझ देता है, उनकी यही समझ है, तो अब माथा पीटने वाले ही बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होती। उसके बाद आप जो सवाल उठा रहे हैं, जिस पर पूरा देश नाराज है, गुस्से में है, गिल्टी फील कर रहा है, अपमानित फील कर रहा है। गिल्टी इस बात के लिए फील कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अपमानित इस बात के लिए फील कर रहा है क्योंकि अपमान हुआ है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो सूची पढ़ी, जो बताया
कि ये 1998 के बाद से डिपोर्ट किया जाता रहा है, इस साल इतना, इस साल इतना। आप उस सूची में भी देख लेंगे कि 2014 के बाद से 12,500 से ज्यादा लोग डिपोर्ट किए गए, और उससे पहले बमुश्किल 3,000 का फिगर आता है। तो ये जो डिपोर्ट हो रहे हैं मोदी राज में इतनी बड़ी संख्या में, संख्या पर महत्वपूर्ण तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या कभी इससे पहले हाथ में हथकड़ी बांध करके, कमर में रस्सा लगा के, पैर में बेड़ी जकड़ के किसी को डिपोर्ट किया गया था? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री को अभी अमेरिका जाने का कार्यक्रम लगा हुआ है। 12 या 13 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। थोड़ा आगे आ जाइए जी। वो 12 या 13 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। तो कायदे से तो इस यात्रा को अगर बन भी रही थी तो उसको घोषणा करना चाहिए कि हम इस यात्रा को रद्द करते हैं। लेकिन इसके बजाय उनकी समर्थक मीडिया, उनके समर्थक लोग कौन सा टोन ले रहे हैं? वो तो अवैध थे। जो लोग यहां से गए थे, डंकी रूट से गए थे, उन्होंने जितने कष्ट सहे अमेरिका जाने में, उसका 1% भी कष्ट नहीं हुआ अमेरिका से आने में। इस किस्म की भाषा, यानी हथकड़ी लगाना और कमर में रस्सा बांधना और पैर में जंजीर लगाना, ये 1% भी नहीं है जितना कष्ट जाने में हुआ, ये बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ये नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, इनको किसी बात से मतलब नहीं है। इन्होंने सरेंडर कर दिया है। चाइना के सामने सरेंडर किया जब कहा कि न कोई घर में घुसा है, न कोई घर में घुसा हुआ है, और आज अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया जब कह रहे हैं न किसी का अपमान हुआ है, न अपमान उसको माना जा सकता है। आपकी आवाज डाउन हो रही है जी 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 जी। अब तो ना अपमान मान रहे हैं, तो ये अमेरिका के सामने सरेंडर करना हुआ। छोटे छोटे देश भी अमेरिका के खिलाफ में खड़े होकर बोल रहे हैं पड़ोस में कि हम ट्रंप की मनमानी नहीं चलने देंगे। और ये भारत सरकार, हमारी प्रधानमंत्री की टीम, ये हिंदुस्तान का नाम जो है नीचा कर रही है, अपमानित कर रही है, और पूरा अपोजिशन खड़ा है उनके इस बात के विरोध में। लेकिन ये मुद्दा जो है, हमें लगता है कि बहुत जोर शोर से लड़ना चाहिए, क्योंकि जो आमतौर बोलते हैं ना अवैध भारतीय, अरे भारतीय कभी अवैध हो सकता है क्या? इलीगल किसी को जाना होगा, किसी का रहना होगा, ये इलीगल हो सकता है। अवैध रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन अवैध भारतीय भी होता है। ये अवैध भारतीय टर्म जो टॉस हो रहा है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि भारतीय अवैध भी हो सकता है। मैं पहले भी जब कोई आवारा गाय बोलते हैं तो मैं कहता हूं गाय कैसे आवारा हो सकती है भाई? उसी तरीके से मैं कहता हूं कि इंडियन को आप इलीगल इंडियन कैसे बोल सकते हैं? क्या वो इंडियन नहीं रहे? ये टर्म आया ही क्यों? लेकिन बड़े आसानी से, बड़ा सम्मानित तरीके से सदन में इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो बहुत ही अपमानजनक है, बहुत गंभीर बात है। तो मुझे लगता है इस पर सरकार को विवश करना चाहिए कि अमेरिका का दौरा बंद करो, हम विरोध में इसके खिलाफ में, और अपना राजनयिक प्रतिरोध दर्ज कराओ। ये जरूरी है। इसके लिए इस आवाज को और मजबूत करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए, बात है कि 18,000 तो आइडेंटिफाइड हैं, 7.25 लाख भारतीय हैं, उनमें 18,000 को वापस लाया जाएगा, और उसमें से 104 लोग जो अभी इस ढंग से वापस आए हैं। 18,000, ये सोच के आधों की हालत तो ऐसी खराब हो जाएगी अगर ये तस्वीर वो लोग देखेंगे तो। उसके बाद भारत सरकार से अगर उम्मीद है तो नरेंद्र मोदी, और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में आज भाषण देंगे तो कम से कम इस मसले पे कुछ बोलेंगे,
इतना आश्वासन जरूर देंगे, देश की जनता को इतना जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने फ्रेंड, अपने परम जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहा हूं 12 तारीख को, और जब मिलूंगा, अभी तक पक्का नहीं है लेकिन मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है, जब मिलूंगा तो इस मसले को उठाऊंगा। इतनी हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री को बोलने की। कैसे देश सुरक्षित है और कैसे यहां की जनता सुरक्षित रहेगी। और ये गए वहां तो पैसा लेके, कर्ज लेके, उन लोगों के इंटरव्यूज देख रहा हूं जो आए हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यू सोशल मीडिया पे, और राहुल गांधी ने भी शेयर किया है जिसका जिक्र मैंने किया। उसमें आप देखिए कि कितनी मुसीबत से वो गए हैं। अगर एक इंसान यहां से विदेश इसलिए जाता है क्योंकि अपने देश में रोजगार नहीं है, इसलिए तो विदेश गया, और वहां गया तो यह सोच के तो नहीं गया कि वो किसी जो अवैध शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है उस हिसाब से जा रहा है, पैसे दे रहा है, वो इसी उम्मीद से जा रहा है परिवार से। कोई अपनी पत्नी का जेवर बेच रहा है, तो कोई जमीन बेच रहा है, कोई कहीं से लोन ले रहा है, किसी से उधार ले रहा है, उसके बाद वो जा रहा है। उसके बाद लाया कैसे जा रहा है वो? कहीं वहां के जेलों में कितने लोग हैं? कौन आखिर इसकी सुध लेगा? प्रोफेसर साहब, चूंकि आपके बीच ये सवाल इसलिए क्योंकि आपके बीच इतने स्टूडेंट्स आते हैं, आप युवाओं को पढ़ाते हैं, उनकी चिंता को आप रूबरू उससे रोज होते हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। अब जिनके इज्जत और अभिमान नहीं है उनका तो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात जो आपने कहा कि सुरक्षित है, तो मुझे लगता है कि आरएसएस के हाथों में देश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। मोदी जी संघ से निकल करके आए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके लाया जाए या जेल में डाल दिया जाए। उनकी ये हिम्मत नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये एक तरह की चुनौती है 140 करोड़ लोगों वाले देश को। वो देश जो अब आने वाले समय में वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, और मोदी जी डंके की चोट पर उसको कह रहे हैं। लेकिन जो अपमान हुआ आज, मैं समझता हूं जो भी इस देश का जिम्मेदार नागरिक होगा वो शर्म से आज पानी पानी हो गया होगा। और आज उसे लग रहा होगा कि क्या यही देश भारत है? जब ये देश भूखों मरता था तब भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिया है। चाहे नेहरू जी का समय हो, शास्त्री जी का समय हो, इंदिरा गांधी का समय हो, हमने कभी इस तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया। अमेरिका की क्या हिम्मत साहब कि ऐसा कर दे? क्यों प्रधानमंत्री ने उसके पहले ऑब्जेक्शन नहीं किया? जैसे कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा हम उतरने ही नहीं देंगे यहां अगर आप ये करेंगे। वो तो सिर्फ 5 करोड़ लोगों का देश है और ये 140 करोड़ लोगों का देश है जी। और क्यों गए वो लोग? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नरेंद्र मोदी तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके आए थे। और क्या कह रहे थे साहब 2013 और 14 का जरा कैंपेन देखिए कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि अमेरिका के लोग लाइन में लग करके भारत का वीजा लेंगे। ये कौन लोग हैं जो अमेरिका जा रहे थे? वो गरीब लोअर मिडिल क्लास के बेरोजगार लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का सपना देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कड़ी मेहनत करके अपनी परिवार का पेट पालना चाहते हैं। ये सिर्फ हसरत लेकर के गए। इस देश का प्रधानमंत्री ये भी मौका नहीं दे पा रहा है, फिर कैसे आप ढोल पीट रहे हैं? यही विश्वगुरु भारत है राजीव जी कि इस देश के 140 नौजवान हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, और मुझे तो कई बार ये लगा कि जैसे वो भारत माता है जिसके हाथों और पैरों में बेड़ियां हैं।
यही कमबख्त है जो राष्ट्रवाद का ढोल पीटते हैं। कहां गया इनका राष्ट्रवाद? अब कहां गई वो देशभक्ति? अगर इन बेड़ियों में भारत माता अगर जकड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ती है तो इनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मरना चाहिए। ये उसके लायक नहीं बचे। मैं पूछना चाहता हूं राजीव जी, क्या इस देश का प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहने के लायक है? एक देश जब इतना अपमानित करके यहां के नागरिकों को भेज रहा है, उनको अवैध कह रहा है और इतना अपमानित और उत्पीड़ित करके भेज रहा है, मैं नहीं समझता कि इस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार है। और विदेश मंत्री पे तो मैं क्या कहूं, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हैं इत्तेफाक से मैंने भी उसी विश्वविद्यालय पढ़ाई की। मैं तो समझता था कि जेएनयू में लोग पढ़ते हैं, थोड़ा अभिमान स्वाभिमान रहता है, लेकिन उन्हें तो पूरा मोदी जी की केवल चापलूसी में अपने नागरिकों के बारे में जो कह रहे हैं कि ये होना था। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि मोदी भक्तों की आंखों पर पट्टी अभी भी बंधी रहेगी। मोदी जी न तो चीन के सामने लाल आंखें दिखा पाए, ना यहां पीली आंखें दिखा पाएंगे। जा तो रहे हैं अभी, एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। अभी यही भांड मीडिया, जब मोदी जी जाएंगे ट्रंप के बगल में बैठेंगे, हो सकता है कि ट्रंप थोड़ा पीठ पीठ थपथपा दें, तो पर देखिएगा साहब, विश्व गुरु भारत बन रहा। ऐसा ही विश्व गुरु भारत बनाना है क्या? अगर ऐसा बनाना है तो माफ कीजिए, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए जो रोज अपने नागरिकों को अपमानित करवाता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय शर्म का दिन है और जिनको भी शर्म होगी वो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाएं। लेकिन मैंने कहा कि आरएसएस की उस पूरे प्रयोगशाला से निकल करके जो लोग आते हैं, उनकी ना आंखों में शर्म होती है, ना हया होती है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। लोग मरते हैं, कुंभ में मरे, दंगों में मरे, अमेरिका में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारी और सवाल उन लोगों के सामने है जो रात दिन छाती पीट करके मोदी मोदी करते हैं जी। अगर उनकी आंखों से अगर वो मोतियाबिंद नहीं हट रहा है अभी भी, इसको कुछ लोग मोतियाबिंद कहते हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही मालिक है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, ये मामला, प्रशांत जी सुन रहे हैं आप? ये मामला आप बहुत गंभीर हो गए हैं, समझ रहा हूँ मैं, और ये मामला इतना गंभीर है भी। और अगर सब कुछ सोचिए और जो बयान आया है एस जयशंकर का, विदेश मंत्री का, उसको सुनिए, उसको देखिए, तो लगता है कि सचमुच जैसा अभी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि भगवान भरोसे, यानी कि यहाँ की जनता, चाहे आप देश में रहिए या विदेश में रहिए, आपके हाल पे छोड़ दिया गया है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सरकार वही करेगी जो वो चाहती है। और उसमें ये डिपोर्ट किए गए लोग, उनको जंजीरों से जकड़ के लाया जाता है, हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, और 40-40 घंटे का सफ़र है। और उसके बाद अभी 18,000 लाइन में है। 7.25 लाख की बात तो खैर बाद में होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी तरह अमेरिका पहुंच जाएं, इस जुगत में सरकार लगी हुई है। क्या कहेंगे? जी राजीव जी, देश के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन है आज। और ऐसे दिन जब ये हथकड़ी बेड़ियों में देश के लोग लाए गए और उस देश का प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो अमेरिका के बारे में एक शब्द भी बोल पाए। इस दौर का इतिहास जब लिखा जाएगा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का नाम तो लोग इसको हीरो की तरह मानेंगे जी। उसने जहाज उनका अमेरिका का चक्कर लगाता रहा, उसने उतरने नहीं दिया अपने देश में, अपने जहाज भेजे और जहाज के अंदर गया वो और कहा अपने देशवासियों से जो अमेरिका से आए थे कि आप अपनी जन्मभूमि में वापस आए, आप आजाद हैं।
और हम आप सबके लिए करेंगे कुछ। भारत का प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाया। मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता हूं आपके शो में कि इतिहास भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखेगा। जी, बहुत शर्मनाक। और अभी जयशंकर की बात हो रही थी और देवयानी खोबरागड़े जो हमारी डिप्लोमेट थी अमेरिका में, उनको जब हथकड़ी लगाई गई तो भारत ने क्या विरोध किया था। और वहां अमेरिका में इसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के अंतर्गत जो एम्बेसडर थे अमेरिका में, यही थे एस जयशंकर। और विदेश सचिव थी सुजाता सिंह। सुजाता सिंह ने अमेरिकन एम्बेसडर को तलब किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिकन एम्बेसी के सामने से बैरिकेड हटा लिए थे। उनके खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी थी अमेरिकन एम्बेसी के। उससे भूखे नहीं मर जाते वो, लेकिन एक संदेश था जो दिया गया। ये होता है देश का स्वाभिमान। अगर नरेंद्र मोदी को देश के स्वाभिमान की फिक्र नहीं है तो बहुत शर्म की बात है। और ये देशवासियों के लिए भी शर्म की बात है। मुझे तो ये बात की भी शर्म आ रही है कि इस देश के लोगों का, अपने से कमजोर लोगों पे आप मारपीट करते हैं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं। हम देखते हैं कि अपने से कमजोर लोगों के सर पे पेशाब तक कर देते हैं, और आपके देश के लोग हथकड़ी बेड़ियों में लाए जा रहे हैं और देश के लोग चुप हैं, खामोश हैं। किसी खून नहीं खोल रहा है। ये बताता है कि क्या इतिहास में जब ऐसी घटनाएं, ऐसी चुनौतियां आई होंगी तो इस देश ने कैसे उसका प्रतिकार किया होगा। ऐसे ही नहीं अंग्रेज यहाँ पे 200 साल शासन कर गए। बहुत ही शर्म की बात है। और एस जयशंकर का मैं बयान सुन रहा था राज्यसभा में। वो मांग रहे हैं कि उनसे बातचीत करके इनको लाया गया है। इन्होंने पासपोर्ट वेरीफाई किए उसके। ये और शर्म की बात है। और उससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात क्या है कि एक विदेशी मिलिट्री का जहाज आपके देश में लैंड कर ले जाए। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे पाकिस्तान में अमेरिकन आते हैं, वहां पे कुछ भी करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, मारते हैं, ले जाते हैं। तो क्या हम अमेरिका की कॉलोनी हैं? क्या अमेरिका का उपनिवेश है भारत कि अमेरिका जब चाहेगा, जब अपना मिलिट्री हवाई जहाज यहां पर उतार देगा? बहुत ही शर्म की बात है। और इसमें अपोजिशन ने अच्छा किया कि कम से कम देश की आत्मा को झकझोरने का काम किया। और इस पर भी अगर देश की आत्मा नहीं झकझोरती है, इस पर भी लोग सोए रहते हैं, इस पर भी लोग अपने घरों में चैन से बैठे हुए हैं और मोदी कर रहे हैं, तो उन पर कुछ नहीं कहना। क्योंकि जो इन 104 लोगों का हुआ है हाल, वो कल उनका भी होगा। एक बुजदिल के हाथ में देश कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अभी शकील जी बता रहे इंदिरा गांधी का, और मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, हमने दौर देखा है। आप देखिए और कितने हम लोगों ने, क्या हमारा देश इतना गरीब है कि हम हवाई जहाज नहीं भेज सकते थे? आपको याद होगा कि 1,70,000 लोगों को एयर इंडिया के जहाजों से लाया गया था कुवैत में जब वॉर हो गया था, भारतीयों को। जी। उस वक्त के विदेश मंत्री आई.के. गुजराल कुवैत में बैठे रहे जब तक आखिरी व्यक्ति हवाई जहाज में नहीं चढ़ गया। ये होता है कमिटमेंट सरकार के प्रति, देश के प्रति। लोग कुंभ में मर गए, आप वहां पे गंगा नहा रहे हैं कपड़े पहनकर। वो तो कुछ भी, आप कैसे भी नहाए उससे मतलब नहीं मिला, लेकिन आप एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले वहां पे जिसके परिवार के साथ हादसा हो गया कुंभ में। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला कि जिसका जो लापता है, जिसके घर वाले, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी मौत हो गई। आप फोटो खिंचा के आ गए चुनाव के वोट बटोरने के लिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और जो
राज्यसभा में मोदी जी का भाषण है, उसमें क्या कहा जाए। 2014 में जब ये आए थे तो ये नारा देकर आए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और अभी भी वो उसी फोबिया से, कांग्रेस फोबिया, राहुल गांधी फोबिया से ग्रस्त हैं। उनको ना देश की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, ना देश की नीतियां दिखाई दे रही हैं, ना देश की प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है। उनको केवल और केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। जी, पता नहीं इनके पार्टी के लोग भी इनको समझाते नहीं है, तो खैर उससे ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन देश के लिए प्रधानमंत्री देखिए, बहुत से हमने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे, देवगौड़ा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम समय थे वो भी इतने मजबूत व्यक्ति थे कि देश की प्रतिष्ठा जब आएगी सामने तो वो बड़े बड़ों को बैठा देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका के जहाज यहां उतरने नहीं दिए थे जब बुश ने इनको फोन किया था। तो अकेले मतलब भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपको नहीं दिखाई देगा जिसने इतनी बड़ी चुनौती और देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो और इस तरीके का जो है व्यवहार किया हो, और जिसका कोई मिसाल नहीं है, कहीं दुनिया में कहीं मिसाल नहीं। किसी भी देश का, कोई भी कमजोर देश का प्रधानमंत्री भी ये नहीं करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैक्सिको और कोलंबिया का नाम जो आ रहा है, और बहुत ही मैक्सिकन राष्ट्रपति जो क्लाउडिया चेनबाम हैं, और उन्होंने इसके बाद जब जो हुआ उसके बाद आप लोग सुने होंगे कि बड़ा शानदार उन्होंने भाषण दिया है और ट्रंप के खिलाफ, शायद आप लोग पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा उसका पार्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जानना। और मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चेनबाम, क्योंकि मैक्सिको, आप याद कीजिए जिस दिन ट्रंप ने वहाँ शपथ ली और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैक्सिको के साथ हमारा संबंध अब आज से बिगड़ गया, और उसी दिन इन्होंने आपातकाल की घोषणा की अपने दक्षिणी पार्ट में। ये सब आप लोगों ने उस दिन देखा होगा। राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं और भाषण के दौरान ये बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्लाउडिया चेनबाम ने, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि तो आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया, ये ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। खैर प्यारे अमेरिकियों, भले ही आपको भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, क्योंकि अमेरिका आपके लिए आपका देश है, महाद्वीप नहीं, इसीलिए यह जरूरी है कि आप पहली ईंट रखे जाने से पहले ही पता लगा लें कि उस दीवार के पार 7 अरब लोग हैं। यानी आप हैं, लेकिन आपकी दीवार के बाहर जो दुनिया है उसमें 7 अरब लोग बसते हैं। लेकिन चूंकि आप वास्तव में लोग शब्द नहीं जानते, इसीलिए हम उन्हें उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर। 6 महीने से भी कम समय में हम आसानी से फोर्ड या शेवरले की कारें खरीदना बंद कर सकते हैं और उनकी जगह टोयोटा, किया, माजदा, होंडा, हुंडई, वोल्वो, सुबारू, रेनॉल्ट, बीएमडब्ल्यू ले सकते हैं, जो तकनीकी रूप से उधर जो आपके यहां अमेरिका में बनता है उससे बेहतर है। वे 7 बिलियन लोग डायरेक्ट टीवी की सदस्यता लेना भी बंद कर सकते हैं, और हम ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन हम हॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर सकते हैं और लैटिन अमेरिकी या यूरोपीय प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको देखना शुरू कर सकते हैं जिनमें बेहतर गुणवत्ता है, संदेश है, सिनेमाई तकनीक है और सामग्री है। हालांकि ये अविश्वसनीय लग सकता है। हम डिज्नी को छोड़ सकते हैं और कैनकन, मैक्सिको, कनाडा या यूरोप में एक्सकैरेट रिसोर्ट जा सकते हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका और यूरोप में अन्य बेहतरीन गंतव्य हैं, वहां जा सकते हैं। और भले ही आपको विश्वास ना हो, मैक्सिको में भी मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर हैं और उनमें बेहतर पोषण सामग्री है। क्या किसी ने अमेरिका में पिरामिड देखा है? मिस्र, मैक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला, सूडान और अन्य देशों में अविश्वसनीय संस्कृतियों वाले पिरामिड हैं। ये सब बात अपने देश को संबोधित करते हुए कह रही हैं वहां के राष्ट्रपति। जाने की प्राचीन और आधुनिक दुनिया के अजूबे कहां हैं? क्या वो अमेरिका में हैं? उनमें से कोई भी अमेरिका में नहीं है।
ट्रंप पर शर्म आती है। उन्होंने इसे खरीदा और बेचा होगा। हम जानते हैं कि एडिडास मौजूद है, न कि केवल नाइके, और हम पैनम जैसे मैक्सिकन टेनिस जूते पहनना शुरू कर सकते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि अगर ये 7 बिलियन कंज्यूमर्स, उपभोक्ता उनके उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो बेरोजगारी होगी अमेरिका में। उनकी अर्थव्यवस्था जो नस्लवादी दीवार के भीतर है इतनी ढह जाएगी कि वे हमसे इस बदसूरत दीवार को तोड़ने की भीख मांगेंगे। ये बात कह रही हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप दीवार चाहते हैं, आपको दीवार मिलती है ईमानदारी से, आभार के साथ। ये बात कही है, बहुत ही गंभीर बात। इसको हमारे देश के हुक्मरानों को समझना चाहिए कि अगर मैक्सिको जैसा देश, वहां के राष्ट्रपति ये बात अगर कह सकती हैं, सीधा हमला बोल सकती हैं अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, तो हमारे देश के लोग कहां? ये हथकड़ियां नहीं है। अब क्या कहूं मैं, बहुत शर्म आती है जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए इसको आपके सामने रख रहा था। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। बहुत गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैक्सिको और कोलंबिया जैसे देश के लोग, अगर वहां से जबरन भेजा जा रहा है प्रवासियों को, उनके देश के नागरिकों को, तो वापस कर देते हैं। हमारे देश के लोग 10 पॉइंट में बताते हैं कि क्यों इनको आना चाहिए, क्योंकि ये अवैध है। हमारे देश का, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं अवैध है, तो फिर क्या कहा जाएगा? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, एक भारतीय के नाते अगर कभी भी मुझ पर कोई संकट आएगा तो सबसे पहले मुझे उम्मीद होगी कि सरकार मेरी मदद करे। और अगर मैं विदेश में रहा, भारत की सीमा के बाहर किसी और देश में हूं, तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वहां का दूतावास, भारतीय दूतावास मेरी मदद करे। लेकिन भारतीय दूतावास क्या करेगा जब भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि अवैध रूप से घुसे इन अप्रवासियों को लेने में हमें कोई संकोच नहीं। राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुनहरा मौका चूक गए इस देश के हीरो बनने का। वे खुलकर यह बात कह सकते थे ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप, 2019 में मैंने हाउडी मोदी कार्यक्रम में अगली बार ट्रंप सरकार कहा था, और 2020 में जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भारत में हुआ था तो मैंने आपके साथ झूला झूला था, दोस्ती की थी, गले मिला था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारतवासियों को लज्जित करें। और मोदी कह सकते थे कि आपका गूगल, आपका माइक्रोसॉफ्ट, आपके तमाम आईटी हब, आपकी तमाम बड़ी बड़ी बौद्धिक संपदा वाली कंपनियां जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो भारतीयों के कारण चल रही है, इसलिए जरा माजने से बात करो ट्रंप, तमीज से बात करो, बात करने का तरीका सुधारो। अगर मोदी इस तरह की भाषा, उनके शब्द शालीन हो सकते थे, लेकिन अगर मोदी ये बात कह देते तो क्या कहते राहुल गांधी? राहुल गांधी यही कहते कि हम मोदी के साथ हैं। अखिलेश यादव क्या कहते? संजय सिंह क्या कहते? कोई भी भारतीय विपक्षी दल क्या कहता कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और प्रधानमंत्री भारत का है, बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके की नजाकत समझते तो वह कह सकते थे कि भारत के बारे में, किसी भी भारतीय के बारे में इस तरह की बातें मत कहिए। और आप देखिए, जो भारतीयों को भारत लाने वाले मिशन का जो प्रमुख था, उसने एक्स पे क्या लिखा? उसने लिखा कि सबसे लंबी दूरी के लोगों को हम भेज रहे हैं, 40 घंटे की यात्रा है। मतलब बड़ा भारी उन्होंने नवाई का काम किया। जो भारत सरकार ये विज्ञापन चलाती थी कि मोदी जी ने, पापा मोदी जी ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया हमें लाने के लिए, वो मोदी जी कहां थे? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के दुनिया भर में कहीं भी कोई भारतीय नागरिक है, दुनिया भर में, उसके हितों की रक्षा करना इस सरकार का काम है। तो इस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनका काम है कि उसके हितों की रक्षा करें। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि हमारे स्वाभिमान की रक्षा जो करनी थी मोदी जी को, वो उन्होंने नहीं की। आप कभी कल्पना कीजिए कि 2, 4 या 10, 20 अमेरिकी अगर गलत रूप से, अवैध रूप से भारत में आ जाएं, तो क्या भारत सरकार की हिम्मत है उन्हें इसी तरीके से हथकड़ी पहना के, बेड़ियां पहन के,
कमर में रस्सी या जंजीर बांधकर फौजी विमान में ले जाने की। और जो साधारण यात्री विमान है उससे 6 गुना ज्यादा पैसा अमेरिका ने खर्च किया। लेकिन मोदी जी भूल गए कि इसी अमेरिका को वियतनाम धूल चटा सकता, इसी वियतनाम को कंबोडिया पानी पिला सकता। तो भारत तो इतना बड़ा मुल्क है, और यह मत सोचिए कि अमेरिका हमें तबाह कर सकता। हम भी अमेरिका का बहुत कुछ कर सकते हैं। और मोदी जी ने यहां भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति को पहचाना नहीं। वो चाहते तो 140 करोड़ लोगों का दिल जीत सकते थे इस मौके पे ये कह के कि भले ही मैंने कहा हो कि माय फ्रेंड ट्रंप, लेकिन अगर भारतीयों की बात होगी, किसी भारतीय के सम्मान पर बात आएगी, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये बात अगर मोदी कह देते तो वे भी इंद्र कुमार गुजराल की तरह, देवे गौड़ा साहब की तरह, मनमोहन सिंह की तरह इतिहास में दर्ज हो जाते कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जिसने कभी अमेरिका के आगे सिर नहीं झुकाया। दोस्ती में सिर झुकाना अलग बात है, माय फ्रेंड ट्रंप कहना और ट्रंप सरकार बोलना अलग बात है। लेकिन अगर हमारे ऊपर आंच आएगी तो हमारी सरकार, आप कल्पना कीजिए कि आप या हम में से कोई व्यक्ति विदेश जाए और वहां हमारे वीसा में या पासपोर्ट में कोई गड़बड़ निकालकर या ये कहे कि आपका वीसा सही नहीं है, आपको डिपोर्ट किया जाए, तो सबसे पहले हमें कौन याद आएगा? हमें हमारी सरकार याद आएगी, हमारा दूतावास याद आएगा। तो उन लोगों के साथ जो बर्ताव हुआ और अब जिन लोगों के साथ होने वाला है, तो अच्छा, और वैसा ही शर्मनाक शर्मनाक बयान मुझे लगा अपने माननीय विदेश मंत्री का। विदेश मंत्री जी खुद IFS हैं, विदेश सेवा के अधिकारी रहे, राजदूत रहे हैं, और उन्होंने जितने नर्म लहजे से, जब ट्रंप ने शपथ में ही कहा था कि हम भेजेंगे इन लोगों को, तो कितने नर्म तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि वो उनका लहजा इतना नर्म था, मान लो साहब गिड़गिड़ाने की नौबत में। कम से कम भारत अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता, उसे जवाब नहीं दे सकता, युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन शब्दों से तो कह सकता था कि हम भारतीयों को कम आता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जी। ये बात कह सकते थे। और अगर भारतीयों का अपमान होगा तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। आपकी इकोनॉमी भी हमसे टिकी है, आप अकेले दुनिया को चलाने वाले पालनहार नहीं, हम भी हैं दुनिया में। और एक और बात ये जान लीजिए, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि भारत भी अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका को अगर चीन से बदला लेना है या चीन को सीमा में रखना है तो भारत की जरूरत उसे है। तो ऐसा नहीं है, ये कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं है भारत और अमेरिका की, हमारे दोस्ताना संबंध है। तो ये नहीं होगा कि हम उनके कहे अनुसार कहे और वो हम कोई गलत बात नहीं कहते। हम कह सकते थे कि एक बात। दूसरी बात यह कि लोगों को जिस तरह से लाया गया, इस देश में हमारा संविधान कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी साबित ना हो, हथकड़ी नहीं पहना सकते अगर वो पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं। तो क्या ये लोग अमेरिका की पुलिस के लिए, वहां की फौज के लिए खतरा थे? क्या ये उनको मारने पर आमादा थे? क्या इनके हाथों में हथियार थे? तो ये बातें भी होनी चाहिए कि जो लोग निरपराधी हैं, जिनके ऊपर अपराध साबित नहीं हो, कोई अपराधी नहीं है, तो आप उन्हें हथकड़ी क्यों पहना रहे हैं? इसके पक्ष में भी तर्क दे रहा है मोदी मीडिया के साथ, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो कोई व्यक्ति जो दुनिया बदलना चाहता है, अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है, वो अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाए? या अमेरिकी सरकार भारत सरकार से कह सकते थे कि हम इतने लोगों को डिपोर्ट करना चाहते हैं, हम सैन्य विमान भेजिए, इससे अच्छा कि आप अपना विमान हमें दे दें, तो हम उन्हें भेज देते। बहुत आसान तरीके से ये बात हो सकती थी। लेकिन यहां मुझे लगता है कि ट्रंप का फैसला भारत की इज्जत को पर आंच उठाना था, उंगली उठाना था, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में जो दुर्भावना थी वो उन्होंने दिखा दी। और हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में यही कहें कि वो इसका प्रतिकार नहीं कर पाए जो वे कर सकते थे। जितनी बातें वो कांग्रेस के बारे में बोलते, समाजवादी पार्टी के बारे में बोलते, ममता बनर्जी के बारे में बोलते, जितने तीखे तरीके से प्रधानमंत्री बोलते,
एक बात, एक डायलॉग, दो डायलॉग तो बोल सकते थे कि ट्रंप, या बिहारी भाषा में कि ट्रंप वाह माजने से रहो। संजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जाएगी या प्रधानमंत्री करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद प्रधानमंत्री कतई न दें। और जब भी ऐसी बातें आएंगी तो कांग्रेस को कोसने लगेंगे, नेहरू ने ऐसा किया, इंदिरा ने ऐसा किया, राजीव ने ऐसा किया, यही कहते हुए नजर आएंगे वो। और यही कहते हैं उनके हर भाषण में, सुन लीजिए, गांधी परिवार से शुरुआत होती है, उसी पे खत्म होती है, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी समझूं कि जो कुछ चल रहा है इसके सियासी पहलू को भी तो समझते होंगे नरेंद्र मोदी, या ये वो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, खासकर जो एनआरआई हैं, इंडियन डायस्पोरा, क्या वो बिल्कुल अंधभक्त है? मोदी मोदी के नारे जो 10 साल पहले लगाता था, अभी भी लगाएगा, 10 साल बाद भी लगाएगा, भले उसके हाथ में हथकड़ियां हो। राजीव जी, एक तो आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, और कमेंट ये था कि मोदी जी के लिए तो चुल्लू भरी पानी काफी था, वहां 3 फुट पानी में क्यों गए। तो ये सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ा मैंने। सवाल ये है राजीव जी कि आपको याद होगा कि जब भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए भारत के ऊपर, और वो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, और भारत ने पलट कर जवाब दिया कि हम कोई परवाह नहीं करते, आप सैंक्शन लगाइए, कुछ कीजिए। और पूरा विपक्ष उस समय सरकार के साथ खड़ा हुआ, यहाँ तक कि अभी वर्धन जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भारत सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, हम परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन इस मसले पर हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए? चूंकि ये 56 इंच का सीना जो है ये फर्जी है, इसलिए नरेंद्र मोदी के पास हिम्मत नहीं है ये सब दिखाने की। कुल मिला के राजीव जी ये है कि देश बहुत ही गलत हाथों में पहुंच चुका है, और एक तरह से कहा जाए कि देश जो है वो अवनति की तरफ जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जो है उस देश को गड्ढे में ले जाकर मारेंगे। ये चीजें अब साफ समझ में आ रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो छोड़िए, आप सैंक्शन लगाने की बात छोड़ दीजिए, इतना ही कर दीजिए कि जहाँ मैकडोनल्ड के जितने आउटलेट्स हैं और बर्गर किंग के आउटलेट्स हैं, ये सब हम बंद करते हैं। 18,000 जो भारतीय आप भेज रहे हैं, इनका जवाब हम आपको इस तरीके से दे रहे हैं कि हम मैकडोनल्ड और बर्गर किंग हम बंद करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी में हिम्मत है? नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी शाखा के स्वयं सेवक हैं। भारत के प्रधानमंत्री वो अपने आप को अभी तक समझ ही नहीं पाए। तो भारत का प्रधानमंत्री ये हिम्मत कर सकता है कि वो अमेरिका को कहे खुली तौर पे कि अगर तुमने हमारे नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया तो हम तुम्हारे सारे यहाँ मैकडोनल्ड और बर्गर किंग सब बंद कर देंगे, और यहाँ से तुम्हारा जो व्यापार होता है वो हम सब बंद कर देंगे, हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे 100 गुना। तो टेस्ला को जो यहाँ लाया जा रहा है राजीव जी, इन 18,000 भारतीयों की कीमत पे लाया जा रहा है क्या? नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं? ये जो टेस्ला यहाँ आएगी और जो यहाँ इलेक्ट्रिक कारें बनेंगी और जिसके लिए बड़ी सब्सिडी देने की बातें की जा रही है, तो इन 18,000 भारतीयों की कीमत पे लाया जा रहा है। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी समझते हैं कि इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, लेकिन उनको लगता है कि जैसे उन्होंने कहा भी है कि मैं तो 14वीं बार जो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर दे रहा हूँ, तो लगता है कि अब बन गए प्रधानमंत्री, अब जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद उतर भी जाएंगे, क्या हुआ, जोड़ा उठाकर चल देंगे जी, देश जाए भाड़ में। तो चिंता है ही नहीं नरेंद्र मोदी को देश की। तो यही कुल मिला के राजीव समझ में आता है कि वो नई मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी फंसी हो, ये फंसाने वाले नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी को फौरन नरेंद्र मोदी से मुक्ति ले लेनी चाहिए, वरना देश तो गड्ढे में जा ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी जाएगी। जी जी, बात यहाँ पर भारत सरकार की, भारत अमेरिका संबंध की, और उससे ज़्यादा भारत के नागरिकों की जो बाहर रहें या अंदर रहें, यानी देश में हो या विदेश में हो, भारत के नागरिकों का आखिर क्या हो रहा है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 मिनट का भाषण दिए तो उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या थी, ज़रा समझना चाहता हूँ। शकील जी, प्रधानमंत्री का 90 मिनट का भाषण, प्रतिक्रिया आई तो होगी। अभी जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आपने सुन ली थी, शुरुआत में हमने बताई भी, दिखाई भी, लेकिन और भी, चूंकि आप वहाँ मौजूद थे, क्या था? और भाषण तो लगभग उसी ढंग से था जैसा भाषण उन्होंने लोकसभा में अभी 2 दिन पहले दिया था, परसों दिया था भाषण। और क्या नरेंद्र मोदी के पहले के भाषण और अब के भाषण के फर्क को अब लोग समझने लगे हैं? लोग आज इसी की चर्चा कर रहे थे।
जो आपने कहा कि भारत के नागरिक जो देश में हैं, भारत के नागरिक जो देश के बाहर हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। तो आज सब लोग जो है यही याद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि 2014 से पहले भारत में रहना शर्म की बात होती थी, भारत में जन्म लेना शर्म की बात होती थी। और भारत का अगर स्वाभिमान बढ़ा है, भारतीय नागरिकों का अगर सम्मान बढ़ा है तो 2014 के बाद। तो लोग कह रहे थे कि आज देख लिया कितना सम्मान बढ़ा है हमारा, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ के हमारे लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। और किस लिए लाया जा रहा है? उनके पास पासपोर्ट था, सब पासपोर्ट धारक थे, ऐसा एक भी आदमी नहीं था उन 104 में जिसके पास पासपोर्ट नहीं हो। दूसरे किसी कागज में अगर कमी थी तो उसके लिए कोई सुनवाई होती, कोई मामला होता। जयशंकर से पूछा गया ये कि आपके अमेरिका के जो हमारी एम्बेसी है उसने कोई वकीलों की मदद कराई? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं होती है, ना किसी ने वकीलों की मदद मांगी। तो कहा वहां नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, कि मदद कैसे मांगते हो, तो गिरफ्तार थे जी। आपको अपनी तरफ से जो आपसे बात करी थी अमेरिका के प्रशासन ने कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो आपको तत्काल अपनी एम्बेसी को कहना चाहिए था कि हम जो है इनको लीगल एड दे रहे हैं और हमारा लीगल आदमी जो है वो आपसे बात करेगा। वो आपने नहीं किया। तो जो आप पूछ रहे हैं कि वहां क्या था, तो इंदिरा गांधी की याद हो रही थी। वहां लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने, जो आपको याद होगा कि PL 480 गेहूं आया करता था यहाँ पे अमेरिका से, और उसका गेहूं का जहाज आ रहा था, और उन्होंने इंदिरा गांधी से बांग्लादेश के युद्ध के समय कहा था कि आप इसमें मत कूदिए, और जो पाकिस्तान कर रहा है बांग्लादेश में, पूर्वी बंगाल कहते थे, उन दिनों करने दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, उनके जो विस्थापित हैं लोग हैं बंगाली, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं पश्चिमी बंगाल में, और हमारे ऊपर बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारा पड़ोस का मामला है। तो उन्होंने कहा गेहूं का जहाज आ रहा था, उन्होंने कहा गेहूं का जहाज वापस मंगा लेंगे। इंदिरा जी ने कहा मंगा लीजिए, और उसी के बाद हरित क्रांति शुरू की थी। इंदिरा जी के बारे में क्या क्या बताया जाए। निक्सन से उन्होंने कहा था, उन निक्सन थे कि हाँ आप मुझे सर कह सकते हैं, इस तरह बात करती थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति से। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। आज की जो स्थिति है वो वाकई भारत का जो सर है वो शर्म से झुक गया, और भारतीय नागरिक जो विदेशों में भी है वो भी कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके स्वाभिमान को ही बहुत बड़ी ठेस पहुंची है कि ऐसा भी हो सकता है कभी। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वहां पे एम्बेसी वाले कभी हमारे पास आते हैं, कभी हम लोगों को वहां बुलाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बातें होती हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो यही बताते हैं कि जो भारतीय यहाँ आते हैं वो हमसे किस किस तरह की मदद मांगते हैं, और हम वो मदद करते हैं। और अगर हम कहीं मदद ना कर पाए, रात के 2 बजे फोन आ जाए, फोन नहीं उठाए, तो वो लोग सीधे दिल्ली जो है फोन कर देते हैं, और दिल्ली से कोई ना कोई फोन हमारे विदेश विभाग से हमारे पास आ जाता है कि आप ये सुन नहीं रहे। तो वो सरकारें हुआ करती थी जो अपनी हर एम्बेसी को तायद करती थी कि जो भी भारतीय वहां होगा उसकी हर तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। आज तो लीगल एड का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज का दिन जो है वो जो 104 आए हैं उनके लिए तो है ही, भारत के लिए, और हमारा जो एक दुनिया में एक रुतबा था, एक हमारा जो इकबाल था, उसके ऊपर चोट का भी बहुत बड़ा है। आज अगर प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोल देते कि मैं इसके बारे में अमेरिका से बात करूंगा, तो लोगों को काफी राहत मिल जाती। जयशंकर खाली ये बोल देते कि हाँ बात मुझसे हुई थी, लेकिन हथकड़ी बेड़ी की बात नहीं हुई थी, सिर्फ इतना ही बोल देते, मगर वो तो पूरी तरह जस्टिफाई कर रहे थे। वो तो 2012 के नियम का हवाला दे रहे थे एस जयशंकर की, क्यों हथकड़ियां पहना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि इस तरह की है और ये बहुत जरूरी है, और ये अवैध होते हैं, और ये हो जाता है। और विपक्ष ने आज बहुत जबरदस्त उनके ऊपर हमला किया जी। राज्यसभा से वॉकआउट कर गए वो, और लोकसभा के अंदर वेल के अंदर आ गए वो। उन्होंने सुना नहीं जयशंकर को, और जयशंकर के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी जवाब देना। लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने जवाब दिया, और उसका तत्काल सदन की कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन बाहर आके सारे विपक्ष के लोगों ने
बहुत जबरदस्त का विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को हम आगे ले जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये भारतीयों की अस्मिता की, भारतीयों के सम्मान की बात है और नरेंद्र मोदी कोई अगर नहीं करते हैं तो बाकी 140 करोड़ भारतीय हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी महाकुंभ में मृतकों के आंकड़ों पे अटके ही हैं कि उधर अमेरिका का ये मसला भी आ गया है, तो कहां कहां बचेंगे नरेंद्र मोदी। ये बहुत एक मुश्किल घड़ी है, इसलिए क्या नई मुसीबत में फंस रही है भाजपा। प्रशांत टंडन जी। जी देखिए, पहली बात तो राजीव जी की जो बातें हो रही हैं कि जो सरकार की तरफ से बातें आ रही हैं, यहाँ नहीं कि इलीगल, गैर कानूनी, अवैध, ये सब, अरे इन लोगों ने अगर कोई कानून टूटा भी है इनसे तो अमेरिका का कानून तोड़ा है, भारत का नहीं तोड़ा है। भारत के किसी भी धार में इनके ऊपर कोई केस नहीं है जी, जब तक वो इन्वेस्टिगेट ना हो। तो ये भारत के अपराधी नहीं है, अमेरिका के होंगे, हमारे नागरिक हैं। और अगर इसको लेकर कोई सरकार का समर्थन कर रहा है, मोदी साहब का समर्थन कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो देशभक्त नहीं है, उसको अपने देश के लोगों से प्यार नहीं है। और पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा में कमी आई है आज। बिल्कुल, कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री, इतनी कमजोर सरकार और इतना मजबूत देश, तीसरी इकॉनमी, इतना बड़ा बाजार कि अमेरिका हिम्मत नहीं कर सकता इस बाजार को इग्नोर करने की, उसकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनको किसी ने एडवाइस नहीं किया कि आपको कैसे करना है। और ये जयशंकर ने तो यूपीए सरकार के समय काम किया। ये तो चीन में और अमेरिका में एम्बेसडर थे भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय। इनको तो मालूम है कि मनमोहन सिंह सरकार ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया था दिव्यानी खोबरगढ़े के मामले में। ये तो वॉशिंगटन में ही थे तब। बिल्कुल। तो इसको क्या, अब यही फर्क होता है राजीव जी कि एक व्यक्ति, यही जयशंकर जो आज अमेरिका की वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने लोगों के हथकड़ियां बेड़ियां फैलाने पर, यही जयशंकर अमेरिका के सामने सख्त रवैया अपना रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये फर्क होता है कि लीडरशिप कैसी है, सरकार कैसी है, ये फर्क होता है जी। और जबकि वो तो मुलाजिम थे, अभी तो आप मंत्री हैं, आपका ओहदा और बड़ा है। तो आज बहुत निराश किया मोदी जी ने भी और विदेश मंत्री ने भी, और विपक्ष को बिल्कुल इसका मुद्दा बनाना चाहिए पूरे देश में। बहुत बड़ा मुद्दा, बिल्कुल मुद्दा बनाना चाहिए इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा मामला है इस मामले को, और क्योंकि ये तो शुरुआत है अभी। प्रेम कुमार जी, क्या ये इसी हिसाब से हम देखेंगे या विपक्ष के का जो दबाव है, जिस बारे में बता रहे हैं शकील जी, बता रहे थे कि सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, और फिर प्रशांत टंडन जी, क्या उस दिशा में भी जाते हुए हम देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा यहाँ दबाव में सरकार दिखेगी या अपने जैसा चल रहा है चलने देगी क्योंकि अमेरिका सामने है? जी राजीव जी, अमेरिका से लड़ने का, उनको आंख दिखाने का नरेंद्र मोदी में कोई मादा है नहीं, और हमने लगातार देखा है। देखिए, जो लौटे हैं अमेरिका से भारत, उनके लिए हमारा नजरिया क्या है वो देखिए। हरियाणा में कैदी वाले वैन में इनको ले जाया गया, कैदी वाले वैन में, समझिए जी, ये कितनी बड़ी बात है। अमेरिका ने तो हथकड़ी लगा के भेजा, भारत प्रतिकार क्या करेगा, खुद उसको कैदी वाले वैन में ले जा रहा है। तो यानी जो अमेरिका जिस नजरिए से देख रहा है भारतीयों को, उससे भी बुरी नजर से, उससे भी खराब नजर से खुद अपने देश में अपनी ही सरकार देख रही है। ये बहुत मार्केबल बात है जो कैदी के वैन में
इन अमेरिका से लौटे हुए भारतीयों को ले जाना। जो विजुअल अमेरिका ने ट्वीट किया है, अमेरिका के संबंधित विभाग ने, उस विजुअल को ट्वीट करते हुए जो कहा गया है उसमें भी इलीगल इंडियन नहीं लिखा है, इलीगल एलियंस लिखा है। इलीगल एलियंस डिपोर्टेड टू इंडिया, और हमारे देश में इलीगल इंडियन बोला जा रहा है। आप समझिए ना, अमेरिका क्या दुर्व्यवहार करेगा हमारे साथ। हमारे साथ तो हमारे ही देश के लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम तो अपने ही से प्रताड़ित हैं। वो तो हमें इंसान मानने को तैयार नहीं, वो तो हमें अवैध भारतीय बोल रहे हैं। वो हमें, अमेरिका हमें अवैध भारतीय नहीं बोल रहा है, भारत की सरकार हमें अवैध भारतीय बोल रही। भारत की संसद में हमें अवैध भारतीय बोला जा रहा है। इससे शर्मनाक और क्या होगा। इसलिए हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं? पूरे कुएं में भंग है, किसको बोलेंगे, किससे आप कहेंगे? ये अचानक से पैदा हुई स्थिति नहीं है। ये पूरी उनकी राजनीति की तासीर ही यही है कि जहां सहूलियत देखो उसके हिसाब से स्टैंड करो, जैसे हम राज करते रह सकें। अंबानी के लिए राज करना है तो अमेरिका की सारी, अडानी के लिए राज करना है, अंबानी अडानी सब उद्योगपतियों के लिए, तो अमेरिका के सामने झुक जाओ। उसके लिए अपने ही हिंदुस्तान के लोगों को अपमानित करो। और अपने देश में भी वही बात है कि अपोजिशन को आप किसी भी हद तक अपमानित कीजिए। कोई भी बात आ जाए, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, गांधी परिवार, नेहरू, अरे हर बात में उनको यही नजर आता है। उनसे आप उनकी जिम्मेदारी पूछ लीजिए, वो गांधी नेहरू की जिम्मेदारी पर चले जाते हैं। तो ये सहूलियत की राजनीति और किसी तरीके से सत्ता में बने रहने की राजनीति, इसमें कहीं भी नैतिकता नहीं है, कहीं भी कानून के पालन की मर्यादा नहीं है। हर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे भी चुनाव जीतो, सब भाई हर जगह पर उनकी ये दिखती है। तो जो जनता विरोधी बात है, इसमें कहीं भी इनकी पूरी राजनीति में, इनके पूरे पर्सनालिटी में, उनके पूरे स्पीच में कहीं भी आपको देशभक्ति नजर नहीं आती है। देशभक्ति का दिखावा नजर आता है। राष्ट्रवाद भी नजर नहीं आता है, राष्ट्रवाद का दिखावा नजर आता है। मानवता नजर नहीं आती है, मानवता का दिखावा नजर आता है। हर चीज को रौंदा गया है। कानून को हम नहीं मानेंगे, राष्ट्रवाद देशभक्ति का हम ये करेंगे, गोडसे को पूजेंगे, गांधी की आलोचना करेंगे, अंबेडकर के बारे में कुछ भी बोलेंगे, संविधान के बारे में कुछ भी बोलेंगे, उसको भी बदल दे सकते हैं। कुछ जब जैसे जरूरत हुआ, ये बुनियादी बेसिक बातें जो होती हैं, जो देश को एकजुट रखती हैं, इकट्ठा रखती हैं, मजबूत रखती हैं, उसके खिलाफ इनके अप्रोच दिखे हैं। अपने देश के खिलाफ भाषण देकर के भी कोई न देश में घुसा है न घुसा हुआ है, ये मानते हैं देशभक्ति। वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता बातों को, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि भारत के लोग अगर आज अपमानित हो रहे हैं तो इस अपमान को करने देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुली छूट दे दी है अमेरिका को। कोई भी आओ, अपमानित करो, बस इतना रखो कि हमारी सरकार पर खतरा ना होने पाए। पहले भी सरकारें चलती थी, कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका का खुफिया विभाग हिंदुस्तान में कम एक्टिव नहीं रहता था, हमेशा एक्टिव रहता था। लेकिन आज भी सरकार चल रही है, लेकिन यह सरकार उन खुफिया विभाग और विदेशी शक्तियों के सामने घुटने टेक चुका है। और हमारी सरकार चलते रहने दो। कोई कांग्रेस के लोग अगर अमेरिका में मीटिंग करें तो उसकी सूचना हमें देते रहने दो। हमारी राजनीति को सहूलियत पहुंचाओ। तुम भले ही हिंदुस्तानियों को एलियन बता करके डिपोर्ट कर दो, हम इसको इलीगल करार देंगे, तुम्हारी हम बात का डंका पीटेंगे, तुम्हारी हम जय जयकार करेंगे, तुम्हारी हम चरणों को चाटेंगे। ये साबित हो गया है, कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं, ये दिख रहा है। जी प्रेम कुमार जी, बिल्कुल ये इतनी
ये एक गंभीर मसला है जिस पर भारत सरकार को जिस ढंग से रिएक्ट करना चाहिए था, भारत सरकार ने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में भारत सरकार है और वो बयान आज साफ साफ दिखाई देता है। छोटा छोटा जल्दी कमेंट चाहूँगा, समय लगभग खत्म हो चुका है। प्रोफेसर रविकांत जी, चूँकि पहले भी मैं बोला हूँ, चूँकि आप सबसे ज़्यादा युवाओं के बीच रहते हैं, स्टूडेंट्स के बीच रहते हैं, और चाहे डंकी रूट से जाएँ या किसी भी रूट से जाएँ, ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ले जाने वाला जो एजेंट होता है वो ये नहीं बताता है कि आपको हम गलत तरीके से लेके जा रहे हैं, वो ये बताता है कि हम आपकी नौकरी वहाँ लगवाएंगे, और इसमें वो फंसते हैं। हो सकता है कुछ एक लोग बताते भी हों कि गलत रास्ते से जैसे है और डंकी रूट से हम आपको लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के इंटरव्यू, और याद कीजिए कि राहुल गांधी जब गए थे अमेरिका तो उन्होंने जिन लोगों से बातचीत की थी, जिसके घर पे गए थे, अब वो लौट के भी आ गए हैं। तो ये चीज़ें हैं ऐसी। इसमें आज भारत सरकार, युवा क्या, अगर एक छोटा ही तबका जो आपसे मिलता हो, जिसको आप पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, उन लोगों की क्या सोच है, क्या सोचते हैं इस मसले पे? बात हुई क्या आपकी? देखिए राजीव जी, जो मैंने पहले कहा था ना कि राष्ट्रीय शर्म का दिन है, चाहे नौजवान ही क्यों ना हो, उन्हें आज अफसोस है कि इस देश की सरकार जरा भी खड़ी नहीं हुई, कोई प्रतिबद्धता नहीं। वो हतप्रभ है जिन नौजवानों की आप बात करते, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती की बात करता हो, जो ये कहता हो कि दुनिया को हम रास्ता दिखा रहे हैं, दुनिया को हम जैसे चाहते हैं वैसे नचा रहे हैं, उस देश के 104 लोगों के साथ जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? ये क्या प्रधानमंत्री के साथ नहीं है क्या? ये विदेश मंत्री के साथ नहीं है क्या? और जो लोग पाकिस्तान को गाली देकर के अपने राष्ट्रवाद को पुष्ट करते हैं, जरा मैं उनकी तरफ इशारा कर दूं, क्या ये वीडियो पाकिस्तान में नहीं चल रहा होगा? दुनिया में क्या ये वीडियो चाइना में नहीं चल रहा होगा? कि क्या आपकी औकात बताई है ट्रंप ने? ये उन 104 लोगों का नहीं है राजीव जी, ये नरेंद्र मोदी को औकात दिखाई गई है कि देख लो मैं क्या कर रहा हूं, और तुम्हारी हिम्मत हो तो बोलो, एक शब्द नहीं। आश्चर्य इस बात का कि इस देश के लोग रोष में हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री रिएक्ट करे, लेकिन साहब नहीं, तो आप इस देश में प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, ना विदेश मंत्री को है, जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने लोगों को सुरक्षित नहीं ला सकता। इतना अपमान। ये वो देश है जहां गदर आंदोलन, उसी अमेरिका से लोग आए थे, जरा याद कीजिए। अमेरिका में सिखाया उन्होंने, उस समय जब देश गुलाम था, उस समय जब देश की इकोनॉमी कहां थी, 80% 90% लोग भूखों मर रहे थे जी, एक वक्त का खाना भी नहीं था ठीक से। आज क्या हालात है? लेकिन अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो फिर दाल में कुछ काला है। मोदी जी, कुछ खेल तो है, और वो खेल क्या है ये देश जानना चाहता है। और मैं तो अपील करूंगा कि इस देश का विपक्ष हो या कोई और लोग, ये वीडियो, ये तस्वीरें हमेशा उनको दिखाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं ना कि लोग भूल जाते हैं, लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तात्कालिक होती है। कुंभ में लोग जो मरे हैं, कोरोना में जो लोग मरे थे, किसान आंदोलन में जो लोग मरे, हम भुला देंगे। वो कीलें लगाई थी, हम भुला देंगे, लेकिन इस देश को नहीं भूलना चाहिए और ना ही विपक्ष को भूलने देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये स्वाभिमान से खेल हुआ है, खिलवाड़ हुआ है जी। इस देश के नागरिकों की सम्मान का मामला है। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। मोदी और हम इनसे नहीं उम्मीद कर सकते हैं, ये तो बेशर्मी की हद है।
लेकिन विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी कि उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना होगा और बार बार याद दिलाना होगा कि नरेंद्र मोदी अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सके, न उनके मान की, सम्मान की और स्वाभिमान की। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना काम किसका है? देश की सरकार का है। और क्या नरेंद्र मोदी इसमें सफल हो पा रहे हैं, या वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द इतना वो मशगूल हो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि फिर उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा? एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे। मामला बहुत गंभीर है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण में इसका जिक्र आए, लेकिन नहीं आया जिक्र। एक बयान दिलवा दिया गया एस जयशंकर से, विदेश मंत्री से, लेकिन वो नाकाफी है। राजीव जी, दुनिया के दो बड़े देश, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र, दोनों देशों में राष्ट्राध्यक्ष की सीटों पर जो लोग बैठे हैं, उस जिन पदों पर बैठे हैं, उनमें से एक ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और दूसरे ने भी ऐसा ही कुछ पढ़ा है। दोनों ने बहुत बाद में राजनीति शुरू की। ट्रंप साहब तो 2011 तक राजनीति का ककराई सीख रहे थे। हमारे यहां अडानी अंबानी है और वहां एलोन मस्क टेस्ला बेचना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हमारे अडानी आगे जाएं, ट्रंप चाहते हैं कि टेस्ला आगे बढ़े। आप देखिए, इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस भारत के उद्योग मंत्री बनाए गए थे, जो श्रम आंदोलनों के लिए जाने जाते थे, श्रमिक आंदोलनों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। और जब वे उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने कोका कोला से कहा, अमेरिकी कंपनी कोका कोला से, कि आप कोका कोला में क्या मिलाते हो हमें बताओ, हम हमारे देश के लोगों की हितों की रक्षा करना चाहते, उनको बीमार नहीं करना चाहते। आप बताओ कि आखिर क्या है इसमें, क्या तत्व मिलाते हो। कोका कोला ने कहा कि ये हमारा बिजनेस सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे। तो उन्होंने कोका कोला कंपनी के भारत से तंबू उखड़वा दी। आईबीएम कंपनी, उस वक्त फेरा कानून था, विदेशी मुद्रा विनिमय कानून, अभी फेमा है इसी तरह। आईबीएम से उन्होंने कहा कि आपने फेरा का उल्लंघन किया है तो अपना डेरा तंबू उठाओ। उन्होंने आईबीएम का डेरा तंबू उठा दिया, सोचा नहीं कि हमारे देश के लोग कोका कोला पिए या आईबीएम के बिना कैसे काम चलाएंगे। हमारे देश में बहुत प्रतिभा है, ये सब काम हम कर सकते हैं, बर्गर हम भी बना सकते हैं, सब चीजें हम बना सकते हैं। तो सवाल यह कि ये हिम्मत प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई और पूरे देश को एक तरह से उन्होंने लज्जित किया और एक सुनहरा मौका इस देश के लोगों के दिलों पर राज करने का उन्होंने खो दिया। वे हीरो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने हीरो बनने के बजाय एक एक्स्ट्रा या गेस्ट आर्टिस्ट की भूमिका निभाना पसंद किया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और भारत के लोग जो वहां गए हैं, जो एलियंस शब्द इस्तेमाल किया गया है ट्विटर हैंडल पे, इस एलियंस को रवाना किया, तो आप तो हमें इंसान भी नहीं मानते। आप तो कैसे अमेरिका, कैसा देश है अमेरिका जो इंसानों को इंसान नहीं मानता। तो मुझे लगता है कि ऐसे देश को भी बताना चाहिए कि एलियंस कौन होता है और भारतीय क्या होते हैं। और यह मौका नरेंद्र मोदी ने खो दिया है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी पूरे देश के हीरो बन सकते थे, नहीं बने। भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन है। और उम्मीद थी 56 इंच सीना और क्या क्या नहीं कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पासपोर्ट हमारा बहुत मजबूत हो गया है, इसका ढिंढोरा खूब पीटा गया, बाहर जाके मोदी मोदी के नारे लगवाए गए। लेकिन उसके बाद आज वही जो वहां बाहर जाकर नारे लगाते थे, उनकी स्थिति क्या है, उनके हालात कैसे हैं, वो आने वाला वक्त और बताएगा। लेकिन आज जो 104 आए हैं वो तो बहुत कुछ बता ही रहे हैं, आने वाले समय में और बताएंगे। लेकिन जो भी है वो अच्छा नहीं है इस देश के लिए, इस देश के नागरिक के लिए, जो विदेश में रहते हैं उनके लिए भी। जरा सोचिएगा कि देश कैसे हाथों में है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जयप्रकाश सिंह साहब लिख रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को उनकी सरकार और उनके प्रधानमंत्री की औकात दिखाने और बताने के लिए ये सब किया है, और भारत के लोगों को ये समझ में आ जाए तो देश के स्वाभिमान को फिर से बचाया जा सके। श्री किरण जे भी हमारे साथ है, राजेंद्र बंसोड़े साहब